भारत और रूस के बीच में अभी जो हाल फिलहाल बड़े स्तर पर जो बातचीत हुई है, बहुत बड़ा एक डेलीगेशन रूस से भारत आया है और लगता है कि पूरा कैबिनेट आ गया है। व्लादिमीर पुतिन ने अपने साथ पूरे कैबिनेट को उठा लाया है और इसके साथ टॉप लेवल के जो बिजनेसमैन हैं रूस के, वो भारत आ चुके हैं। तो लगता है कि इस बार बहुत बड़ी डील होने वाली है भारत और रूस के बीच में। लेकिन हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि रूस जो है वो बिजनेस पार्टनर बाद में है, पहले वो हमारा स्ट्रेटजिक पार्टनर है। और इसका जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब आप बिजनेस पार्टनर और स्ट्रेटजिक पार्टनर की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं स्ट्रेटजिक पार्टनर को ज़्यादा महत्व दिया जाता है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में, इसका इन कंपैरिजन टू जो आपके बिजनेस पार्टनर होते हैं। इसका पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न है वो ये कि जो आपके स्ट्रेटजिक पार्टनर होते हैं वो उस समय आपकी सहायता करते हैं जब आप बहुत बुरे वक्त से गुजर रहे होते हैं। जैसे कि वॉर, आज अगर वॉर हो जाए भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो जो स्ट्रेटजिक पार्टनर होते हैं वो उसका साथ देते हैं जिसके साथ उनकी उस तरह की रिलेशनशिप्स होते हैं। आज भारत और रूस के बीच में जो एक स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है, तो ये दिखाता है कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में वॉर होता है तो रूस जो है वो भारत का साइड ले लेगा। लेकिन जो बिजनेसमैन होते हैं या जो बिजनेस पार्टनरशिप होती है, उसमें सामने वाले जो देश होता है वो आपकी हेल्प नहीं करता है। इवन हो सकता है कि आपके साथ उस देश को जो बिजनेस रिलेशनशिप है वो कुछ समय के लिए बंद हो जाए, रुक जाए। बिकॉज सभी लोग जानते हैं कि वॉर के समय बिजनेस करना पॉसिबल नहीं होता है। इस नाते बिजनेस पार्टनर पीछे हट जाते हैं और उसी समय स्ट्रेटजिक पार्टनर जो आपके होते हैं वो सामने आ जाते हैं और खुल के हेल्प करते हैं। रूस है या फिर इज़राइल है, ये ऐसे देश हैं जिन पे भारत जो है वो ब्लाइंड फेथ करता है। और आने वाले समय में जहाँ तक मुझे लगता है कि ये दो देश ऐसे हैं जो किसी भी कीमत पे भारत के साथ छोड़ने वाले नहीं हैं। इससे भी बढ़ के जो खास बात हुई है वो ये कि भारत ने जिस तरीके से एक एग्रीमेंट साइन किया हुआ है कि अब जो रसा के ट्रूप्स हैं वो भारत के बेस पे आके रह सकते हैं, डिप्लॉय किया जाएगा उनको। डिप्लॉय होने का बहुत बड़ा एक मैसेज जाएगा इंटरनेशनल लेवल पे, क्योंकि जब किसी स्ट्रैटेजिक देश के फौज को आप डिप्लॉय करते हैं अपने देश में, तो इससे कहीं ना कहीं जो आपके एनिमीज होते हैं उनको एक इनडायरेक्ट थ्रेट जाता है, वार्निंग जाता है कि अगर आपने सामने वाले देश के साथ कुछ किया तो जिस देश के फौज डिप्लॉय है वहाँ से भी आपके ऊपर अटैक हो सकता है। तो ये आने वाले समय में उन देशों के लिए बहुत चिंता का एक बात है, उनके लिए बहुत चिंता की बात है कि अगर वो इस तरीके का कुछ भी भारत के साथ करने की कोशिश करते हैं तो इनडायरेक्टली मान के चलिए कि ये रसा के ऊपर वार हो जाएगा, रूस के ऊपर ये वार होगा। भारत अगर ट्रैप होता है पाकिस्तान और चीन के बीच में, और अगर पीछे से अमेरिका इसको सपोर्ट करता है, तो इसमें इनडायरेक्टली रूस इन्वॉल्व हो जाएगा। और अगर रूस इन्वॉल्व हो गया तो फिर आप समझ सकते हैं कि आगे चल के ये थर्ड वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो सकता है। इसलिए अब कोई भी देश भारत के साथ, वैसे पहले भी भारत बहुत स्ट्रांग पोजीशन में था, भारत के साथ आज के समय कोई भी देश डायरेक्ट फाइट के मूड में नहीं है। क्योंकि एक तो भारत जो है वो सुपर पावर बनता चला जा रहा है। कुछ ही दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि भारत की रैंकिंग बहुत अच्छी होगी एशियन इंडेक्स में। अगर हम बात करें एशियन पावर इंडेक्स की बात करें तो भारत जो है वो मेजर की कैटेगरी में आ चुका है और सुपर की कैटेगरी में अभी अमेरिका और चीन है और थर्ड पे रैंक पे भारत है। तो इस तरीके भारत जो है वो पावरफुल एक कंट्री बनता चला जा रहा है और रूस का भारत के साथ रिलेशनशिप और स्ट्रांग होना ये यही दिखाता है कि आने वाले समय में भारत अपनी पोजीशन को और बढ़ाता चला जाएगा। ये भी हो सकता है कि भारत
जो पिछले कई दशकों से यूएनएससी का मेंबर बनना चाहता है, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनना चाहता है, भारत अपने दम पे यूएनएससी के मेंबरशिप की जो एक आप कह लें कि जो ज़रूरत होती है, वो ज़रूरत ही ख़त्म हो जाएगी। भारत को किसी ग्रुप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आने वाले समय में ग्रुप्स को भारत की ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि जो विज़न अभी की जो सरकार जो विज़न लेके चल रही है 2047 में भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है, ये कोई छोटी बात नहीं है। आज जिस तरह से भारत पूरे वर्ल्ड का पर्याय बन चुका है, तो इसका आने वाले समय में और तगड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। दोनों लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, इकोनॉमिकल लेवल हो या फिर आपके फाइनेंशियल की मैं बात कर लूँ, या फिर आप इस तरह की जो ट्रूप्स होते हैं, मिलिट्री होती है, फौज होती है, अगर उसके लेवल की मैं बात करूँ, तो मिलिट्री पावर की बात कर ली जाए, चाहे आपके मार्केट लेवल की बात कर ली जाए, मार्केट में तो भारत एक बहुत बड़ा ग्लोबल प्लेयर बन के उभर ही रहा है, और इकोनॉमी में भी भारत बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है। तो हर स्तर पर भारत अपनी पोजीशन को सुधारता चला जा रहा है, और भारत चाहता है कि जितना जल्द हो सके वो वर्ल्ड का वही विश्व गुरु बन जाए जो आज से हजारों साल पहले हुआ करता था। एक जो कमी मुझे यहाँ दिख रही है, जो अब बहुत ज़रूरत है और इसको मेजर चेंज करने की ज़रूरत है, वो ये भारत अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करे। भारत अगर किसी चीज़ में जो बुरी तरीके से मार खा रहा है, वो है भारत का रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये भारत में बहुत नीचे है, अभी बहुत नीचे है। भारत में टेक्नोलॉजी है, लेकिन वो सारी की सारी टेक्नोलॉजी ट्रांसफरेबल है। हमारे पास जो भी टेक्नोलॉजी आ रही है वो बाहर से आ रही है। रूस भी भारत को जो फाइटर जेट देने वाला है, फाइटर प्लेन देने वाला है, वो भी भारत इंपोर्ट कर रहा है। इवन आप देख लें दूसरे कई सेक्टर हैं, डिफेंस में तो भारत बहुत अभी भी डिपेंडेबल है। रूस पे डिपेंड करता है, इजराइल पे डिपेंड करता है, फ्रांस पे डिपेंड करता है। तो डिफेंस में तो भाई बहुत जल्दी ज़रूरत है कि भारत खुद का अपने एक R&D डेवलप करे, और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ के जो बिजनेसमैन हैं वो भारत को कैपेबल बनाए, इनोवेटिव बनाए, क्रिएटिव बनाए, और ऐसे ऐसे चीज़ों का वो निर्माण करें जो आगे चल के भारत को लीड दे सके। तो R&D की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है भारत को, और वो इसलिए भी कम है, जहाँ तक मुझे लगता है वो इसलिए भी कम है क्योंकि भारत के एजुकेशन सिस्टम में R&D का कोई रोल ही नहीं है। आज के समय की अगर मैं बात करूं तो भारत के एजुकेशन सिस्टम में अब आप ये सोच लें कि भारत के जो एजुकेशन सिस्टम है वो पीछे चलता है और टेक्नोलॉजी आगे चल रही है। अभी मैं एक एग्जांपल इस पे आपको दे सकता हूँ, थोड़ा ये वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन आप मेरे इस एग्जांपल पे गौर कीजिएगा। सबसे पहली बार ब्लॉकचेन जो आया था वो 1991 में आया था, ठीक, एक्सपेरिमेंट के तौर पे आया था। 2009 से जब भारत में बिटकॉइन, या भारत में तो बात बाद में करूंगा, बिटकॉइन की जब शुरुआत हुई थी 2009 में, तो उसके साथ ब्लॉकचेन में डेवलप कर गया था। आज तक मेरी बात गौर से सुनिएगा आप लोग, आज तक क्लास 11th और 12th के ना तो साइंस स्ट्रीम में, ना तो कॉमर्स स्ट्रीम में, ना तो ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम में कहीं पे भी बिटकॉइन और ब्लॉकचेन का जिक्र है। यकीन ना आए, आप किताब पलट के देख सकते हैं। किस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं? आपके पास आज भी वही पुरानी टेक्नोलॉजी पड़ी हुई है। तो बॉस, जो देश अभी तक ब्लॉकचेन पे एक बुक नहीं लिख सकता है, बुक सीबीएसई चला नहीं सकता है, आप उससे उम्मीद करते हैं कि वो R&D में वर्ल्ड को लीड कर पाएगा? सोचिएगा। धन्यवाद।